ठीक है जी सर। और रिकॉर्डिंग भी आ गई है उसमें, रिकॉर्डिंग यस स्टार्ट हो गई। सर। ओके, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, दैट इज फोर्सेस प्रैक्टिस क्वेश्चन। कह रहा है कि स्फीयर फॉल्स फ्रॉम रेस्ट थ्रू एयर। ठीक है, बेसिकली ये आपके पास विस्कस ड्रैग का कॉन्सेप्ट है। द ग्राफ शोज द वेरिएशन विद टाइम ऑफ द स्फीयर्स वेलोसिटी। आपके पास ग्राफ का वेलोसिटी टाइम है। अब आपको वेलोसिटी टाइम से ये चीज पता चल रही होगी कि बेसिकली वी कैन कैलकुलेट इट्स एक्सेलरेशन एंड इट्स ऑल मोशन। और अगर हम इसके ऊपर बात करें तो उसने बोला कि विच डायग्राम शोज द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द स्फीयर व्हेन इट इज एट द वेलोसिटी corresponding टू पॉइंट पी ऑफ द ग्राफ। अब पॉइंट पी ये है, तो लेट्स चेक दिस पॉइंट पी। पॉइंट पी आपका एक ऐसा पॉइंट है जहां पे आपके पास एक्सेलरेशन कम हो रहा है बट जीरो नहीं हुआ। मैं कुछ पॉइंट्स के ऊपर डायग्राम बना लेता हूँ, और ये 3 पॉइंट्स के ऊपर मैंने डायग्राम बना लिया और मैं चौथे पॉइंट पे बना रहा हूँ। अब इन सब पॉइंट्स पे वेट इज डाउनवर्ड एंड इट इज कांस्टेंट, इक्वल है ना वेट। और अगर हम ड्रैग फोर्स की बात करें तो ड्रैग फोर्स इज जीरो ओवर हेयर, तो इसका मतलब दिस इज पॉइंट बी ओवर हेयर। यहाँ पे उसकी ड्रैग फोर्स थोड़ी सी ज्यादा हो गई है, सो दिस कैन बी दैट ऑप्शन। ठीक है, आर दिस कैन बी दैट ऑप्शन, दोनों में से एक है। इस पॉइंट पे जाके ड्रैग फोर्स एंड वेट आर एग्जैक्टली इक्वल। ठीक है, ये आपके पास जो ड्रैग है, ड्रैग एंड वेट आर इक्वल, तो ये आपके पास ये वाला पॉइंट है। तो इसका मतलब दिस इज योर टर्मिनल स्पीड पोजीशन या टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, उसके बाद आपके पास ये जो पॉइंट है, दिस इज दैट पॉइंट पी। ये आपके पास स्टार्टिंग है पॉइंट ओ, एंड दिस इज नॉट पॉसिबल ड्यूरिंग फ्री फॉल। ठीक, ये बात समझ आ रही है? यस सर। ओके, फिर वो कह रहे हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज ऑफन समराइज्ड एज एवरी एक्शन और फोर्स हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अ बुक इज ऑन द टेबल, अ बुक इज ऑन द टेबल। तो अगर आपके पास ये टेबल के ऊपर आप एक बुक रख दो और फिर आप ये इमेजिन करो कि इस बुक का जो फोर्स है, उसने बोला हुआ है एक्शन फोर्स, द वेट ऑफ द बुक इज एक्शन फोर्स, ये आपके पास एक्शन फोर्स है। ठीक हो गया जी? सो व्हाट इज द रिएक्शन? आप इमेजिन करोगे दिस इज ऑन द टेबल, ये आपके पास जो टेबल यानी ये जो टेबल है बुक उसके ऊपर पड़ी हुई है, एंड बुक इज एट द टेबल इज ऑन द अर्थ। ठीक है, सो व्हाट विल बी the reaction will be pull of earth या pull of book on the earth। क्योंकि एक्शन एंड रिएक्शन को हम लोग जब डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं कि एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। तो अगर हम लोग इसको रिएक्शन की बात करें कि टेबल की जो फोर्स है रिएक्शन दे रही है, तो इट इज नॉट आई मीन ट्रू। उसकी वजह यह है कि जो आपके पास टेबल है, टेबल तो अगर आप बुक का वेट कम भी कर दें लेकिन बुक को ऊपर से हाथ से प्रेस कर लें तो टेबल को ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। ये बात समझ आ रही है? यस सर। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन फिर सही हुआ? सर फिर यस, द पुल ऑफ बुक ऑन द अर्थ। यस, ऑप्शन ए इज करेक्ट देन। अच्छा, उसके बाद आपके पास आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन कह रहा है कि अ रेन ड्रॉप फॉल्स वर्टिकली फ्रॉम रेस्ट इन एयर। ये इंपॉर्टेंट चीज थी जिसके लिए मैंने ये एमसीक्यूज का सिलेक्शन किया है। The variation with time of the speed of the raindrop is shown in the figure. Which statement about the raindrop is correct? Yes. तो raindrop की position x पे weight is downward and up thrust is up. Sorry, viscous drag is upward, but that is less. So its acceleration is less than g. Y के ऊपर it is approaching to terminal speed, right? But at z it is exactly moving with terminal speed. यानी आपके पास a is completely zero, v is constant। ये सारे के सारे स्पेक्स आप इसको बता सकते हैं यहाँ पे। So when I move to this point, मैं ये कह सकता हूँ at point x the raindrop has the acceleration of 9.81। So is it correct? नो सर। No. Well, उसके बाद आपके पास आ जाता है at point z the force on the raindrop due to air resistance has reached to its maximum value, and so the acceleration of the raindrop has also reached to the maximum value of
to its maximum value. So is it correct? No, sir. नहीं. Very. इसका पहला हिस्सा सही है, but second part is not correct because acceleration is zero over there. Yeah. At z, the force of due to air resistance is equal and opposite to the weight of the raindrop, and so the speed of the raindrop is zero. Is it correct? No, sir. Speed क्योंकि constant. हाँ, तो इसका पहला हिस्सा सही है, but second part is not correct. The resultant force on the raindrop at point y is less than the resultant force on the raindrop at point x. ये थोड़ा सा different concept आया है. So हम लोग यहाँ पे find कर लेते हैं. Let's say its weight is 10 Newton downward and here it would be less than 10, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ. Let's say it is 8. ठीक है, तो downward force आपके पास basically कितनी हो गई? Resultant force is 2 Newton. But at this point weight is same 10 Newton downward, but upward is increased, right? तो 9 न्यूटन कर लेते हैं, तो रिजल्टेंट फोर्स इज 1 न्यूटन डाउनवर्ड. तो आपके पास y पे, दिस इज योर पॉइंट y, एट पॉइंट y रिजल्टेंट फोर्स इज लेस देन दैट ऑफ पॉइंट x. So resultant force on the y is less than that of the resultant force on the x. So option D is correct. Got it? Yes. Got clear? Yes, sir. Clear. Hello. Yes, sir. Is in a tank water, ये आपके पास वाटर टैंक में is rising with a constant rate. अगर rising है और velocity आपकी constant है, तो आप बताइए जरा, isn't it in equilibrium state? सर आपकी आवाज कुछ बहुत देर से नहीं आ रही थी, आपकी स्क्रीन फ्रोज हुई हुई. हाँ, अब देखो, अब आ रही है. अब ये सर अब आ रही है. ओके ओके ओके, सॉरी. तो मैं कह रहा हूँ कि राइजिंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, द फोर्स एक्टिंग ऑन द बबल एक्स वाई एंड जी. अगर आपके पास ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है जी, कांस्टेंट वेलोसिटी, इसका मतलब क्या है? रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू जीरो. ऐसे ही है. अगर रिजल्टेंट फोर्स जीरो है तो इट्स एक्सेलरेशन इज जीरो. अपवर्ड फोर्सेस आर इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्सेस. अपवर्ड फोर्सेस किसके बराबर है? डाउनवर्ड फोर्सेस के बराबर है. एम आई राइट? सर. ऐसे ही है ना? यस. ये एग्री, इस पे आपको ये थोड़ा सा इसमें क्लियरेंस है या मैं एक्सप्लेन करूं? सर एक्सप्लेन. ये वाला तो ठीक है, अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स. नहीं नहीं, मेरा मतलब है इसमें आपको आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए, बिकॉज इट इज, आई थिंक, स्टैटिक इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस में मैंने डिस्कस किया था. इफ द बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है, या एफ नेट उसमें जीरो है, तो सम ऑफ अपवर्ड फोर्सेस इज इक्वल्स टू सम ऑफ डाउनवर्ड फोर्सेस. सही है, तो क्लियर है. ओके. तो फिर मैंने आपको ये भी बोला था कि अगर आपका कोई बॉडी अपवर्ड मूव कर रहा है, कोई भी बॉडी आपका अपवर्ड मूव कर रहा है, तो जो विस्कस ड्रैग है, विस्कस ड्रैग किधर को चलता है? डाउनवर्ड, है ना? यस. ओके. और आपका जो अप थ्रस्ट है, ये तो अपवर्ड ही मूव करता है, और जो जेड है वो उसका वेट कहलाता है. तो वेट डाउनवर्ड, अप थ्रस्ट डाउनवर्ड, सॉरी विस्कस ड्रैग डाउनवर्ड. तो ये वाली जो फोर्स है ये अप थ्रस्ट है. W आपके पास है, सॉरी W, क्योंकि ये एयर बबल है तो इसका वेट होगा, बहुत ही माइनर सा वेट होगा इसका. और जो आपके पास Z है, Z विल बी इट्स विस्कस ड्रैग. तो क्योंकि ये कांस्टेंट स्पीड में है, तो आपके पास
y plus z that will be equals to x. अब बताइए according to this condition which option is correct? A. A. Z is the viscous drag of the bubble, y is the weight of the bubble, and x is the upthrust force, and x is equals to y plus z. Got it? Yes. Okay. The next one is that two masses, two blocks x and y are falling through a vacuum in uniform gravitational field as shown in figure. Block x has weight 2w and block y has weight w. The blocks do not move apart. अगर ये blocks apart नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों blocks definitely किसी ना किसी एक ही acceleration से move कर रहे हैं. तो a of x is equals to your a of y, Yes, sir. है ना. तो वो कह रहे हैं कि which is the best representation of the force exerted by block x on block y. वैसे ये बड़ा लॉजिकल सा क्वेश्चन है, समझ आने वाला है. अगर ब्लॉक x ब्लॉक y के ऊपर कोई फोर्स एक्सर्ट करेगा तो ब्लॉक y फ्री फॉल करेगा? No, sir. नहीं करेगा. वो वेरी गुड. फिर प्रेस होगा ना डाउनवर्ड तो वो एक्सेलरेशन, इट्स एक्सेलरेशन विल बिकम ग्रेटर देन 9.81. अब ऊपर वाला जो ब्लॉक है, ऊपर वाले ब्लॉक का उसने बोला हुआ है कि इसका मास जो है, वेट जो है वो 2w है. Although its weight is 2w, but this is falling in vacuum. So when it is falling in vacuum, whatever its mass is, it does not matter. So इसलिए आपके पास no block is exerting any force on it, but just to touch है आपस में. So f of x on y is equal, but that is equal to 0. ना एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहा है ना दूसरा पहले पे फोर्स लगा रहा है. So that's why the resultant force is equals to 0. ये बात क्लियर है? yes, sir. ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है. कह रहा है कि a ball falls with, sorry, a ball is falling at a terminal speed in still air. The force acting on the ball are upthrust, viscous drag, and weight. So what is the order of increasing magnitude of the speed of these three, sorry, magnitude of these three forces? तो आपको अभी अभी जो एयर बबल वाला क्वेश्चन मैंने कराया कि इफ इट इज मूविंग विद विस्कस ड्रैग, ये भी आपके पास है. अब बॉल है, बॉल का वेट डाउनवर्ड होगा डेफिनेटली. ठीक है. ये टर्मिनल स्पीड पे है तो इसकी जो अपथ्रस्ट है, सॉरी जो इसका विस्कस ड्रैग है, लेट्स से विस्कस ड्रैग विल बी डेफिनेटली अपवर्ड. विस्कस ड्रैग एंड अपथ्रस्ट बोथ वुड बी अपवर्ड और इन दोनों का सम वेट के बराबर होगा. सो अब आप अगर गौर से देखो तो टर्मिनल स्पीड पे आपका ड्रैग अपथ्रस्ट से ज्यादा होता है क्योंकि बॉल है तो बॉल के ऊपर अपथ्रस्ट कोई बहुत ज्यादा एक्ट नहीं करता. ठीक है. तो इसलिए आपने ये बात याद रखनी है कि ड्रैग फोर्स यहाँ पे सबसे ज्यादा है, फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है वेट फोर्स और उसके बाद आपके पास आ जाता है क्या, अपथ्रस्ट. बट अपथ्रस्ट प्लस ड्रैग दैट वुड बी इक्वल्स टू वेट. तो सब होना चाहिए ना यहाँ पे. सॉरी, से इस सिचुएशन में वेट, हाँ इस सिचुएशन में सॉरी वेट ज्यादा होता है. यस यस, ये बॉल है, एयर बबल नहीं है. सॉरी आई गॉट दैट. आपके पास क्या है, वो है वेट सबसे ज्यादा है. ठीक है. उसके बाद आपके पास एयर ड्रैग है एंड देन आपके पास क्या है, विस्कस, वो है अपथ्रस्ट है. मैं समझा एयर बबल है. इट इज अ बॉल, तो बॉल का वेट सिग्निफिकेंट होता है. सो वी कैन से दैट अपथ्रस्ट प्लस ड्रैग इज इक्वल्स टू वेट. तो यहाँ पे वो आपको बता रहा है. तो आपके पास क्या है, वेट एंड अपथ्रस्ट एंड विस्कस ड्रैग. तो इंक्रीजिंग ऑर्डर हमने बताना है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर. तो इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब एक नंबर पे ये, दो पे ये और तीन पे ये होना चाहिए. ठीक है. ठीक है. तो अपथ्रस्ट Yes, सबसे sir. पहले. ठीक है. फिर आपके पास विस्कस ड्रैग और फिर वेट. तो ऑप्शन ए आपको नजर आ रहा है. गॉट इट? Yes, sir. यस शाबीब, समझ आ गई बेटा? Yes, yes, sir. Clear हो गया. ओके. अब आपके पास आ रहा है, कह रहा है कि अ सील्ड सिलेंडर
of steel can is situated below the surface of the water. What is the origin of the upthrust that acts on this can? Yes, तो what is the origin? तो अभी इसके ऊपर हम लोग बहुत दफा बात कर चुके हैं कि upthrust is basically the difference of pressure at the top and the bottom. So the pressure in the can is less than the water pressure. No. The average density of the air and the steel is less than that of the density of the water. No. The मैंने आपको अपथ्रस्ट पढ़ा लिया हुआ ना. Yes, sir. Okay. The water pressure on the bottom of the can is greater than the water pressure at the top. So this is the right Yes, sir. option. ठीक है, क्लियर है ये बात? Yes, sir, clear. Okay. The next is a body is released from rest, ठीक है, and falls vertically in air at constant air of constant density. Which statement about the motion of the falling body is correct? आपके पास इनिशियल स्पीड 0 है और है भी ये बॉडी एयर में, ठीक है, तो इसका मतलब फ्रिक्शन विल बी और ड्रैग वुड बी सिग्निफिकेंट, है ना? और Yes, sir. एयर की डेंसिटी आपके पास कांस्टेंट है, तो इट इज इट्स accelerates, its weight decreases. No, it is incorrect. It accelerates initially with 9.8 meter per second square, but drag force increases, so the acceleration decreases. It seems to be correct. Its velocity decreases, increases at constant rate until the velocity becomes constant. नहीं, constant rate से नहीं, क्योंकि आपकी drag भी increase हो रहा है. The drag force of the air resistance continuously increases and eventually the velocity decreases. नहीं, No. ये भी नहीं है, तो it's option B seems correct. ठीक है. Yes, sir. ओके. अच्छा, ये हमारे पास उसका था, मोमेंट का क्वेश्चन है, या आप यूं समझ लो कि रिजॉल्विंग हमने पढ़ लिया हुआ ना. Yes, sir. ओके. सो कह रहा है कि अ हिंज ट्रैप्ड इज हेल्ड क्लोज टू द हॉरिजॉन्टल पोजीशन बाय केबल. ठीक है. 3 फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द ट्रैप डोर. एक उसका वेट है, एक टेंशन इन द स्ट्रिंग है, और दूसरा आपके पास एच ऑफ द फोर्सेस, हिंजेस की फोर्स है. ठीक है, ये देखो, टेंशन एच एंड डब्ल्यू. तो कह रहा है कि विच लिस्ट गिव्स द फोर्सेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड. इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड का मतलब ये है कि सबसे छोटी, फिर बड़ी, फिर उससे बड़ी, एंड सो ऑन. तो हमारे पास अगर हम वेक्टर्स के हिसाब से देखें तो सबसे पहले छोटा आपको क्या दिख रहा है? वेट है. फिर आपके पास हिंजेस की फोर्स है, और फिर आपके पास टेंशन है. तो अकॉर्डिंग टू दैट, यानी विजुअल इम्पैक्ट से भी आपको सी नज़र आ रहा है. बट अगर आप रिजॉल्विंग फिर ऑप्शन पे जाएंगे, तो रिजॉल्विंग में आप ये देखें कि इफ़ आई रिजॉल्व एच, इसका बहुत छोटा सा हिस्सा वेट को कंपनसेट कर रहा है. ठीक है, वेट को सपोर्ट कर रहा है. और अब अगर मैं टेंशन को रिजॉल्व करूंगा, तो टेंशन में मेरा जो ये वाला कंपोनेंट है ना, जिसको मैं कह सकता हूँ टी साइन थीटा, इट शुड बी ग्रेटर इनफ टू सपोर्ट वेट एज वेल एज दिस कंपोनेंट. ठीक है, तो टेंशन सबसे ज्यादा होनी चाहिए हमारी. ठीक है ना? अच्छा, अब अगर आप एक्स एक्सिस पे देखें, तो आपके पास वेट का तो कोई एक्स कंपोनेंट नहीं है. ये जो कंपोनेंट है एच का, इट इज योर एच cos theta. It should be enough to compensate t cos theta. तो क्योंकि t is the greatest force, तो आपके पास जो h cos theta है, it must be existing over there. इसका जो w का cos theta वो तो वैसे ही 0 है. ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि वेट का सिर्फ डाउनवर्ड कंपोनेंट है, तो वेट सबसे छोटी फोर्स है. उसके बाद आपके पास एच, क्योंकि इसके दो कंपोनेंट है, एक आपके टेंशन को कंपनसेट कर रहा है और एक वेट को सपोर्ट कर रहा है, और एक आपको, तो ये मैंने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर का बना दिया. ठीक है, कि मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा. तो यही चीज़ आपकी यहाँ पर, यही चीज़ आपकी यहाँ पर उसने रिवर्स में इंक्रीजिंग ऑर्डर में दी हुई है. क्लियर है? Yes, sir. ओके.
अब ये वाला क्वेश्चन आप करिए और मुझे बताइए जरा कि व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट दिस क्वेश्चन. अ सबमरीन इज इन इक्विलिब्रियम in fully submerged position. What causes the upthrust on the submarine? Okay जी. सर डी होगा. D होगा. यस सर. Okay, there is a difference of water pressure acting at the top and the bottom of the submarine. Yes, that's fine. तो इस तरह के ये हम लोगों ने टेंशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था. Yes, exactly that is the question. और मैंने आपको कहा था a lift an elevator consists of a passenger car supported by a cable which runs over the a light frictionless pulley. Balancing weight है आपका, and then balancing weight falls as the passenger cars rise. तो आपके पास ये बेसिकली एलिवेटर का कॉन्सेप्ट है कि अगर बंदा यहाँ पे इसके अंदर इंटर होगा तो ये कार नीचे जाएगी और वेट आपका ऊपर जाएगा. सम मैसेज आर शोन इन द टेबल एंड वन ऑफ देम इज पैसेंजर कार, देन बैलेंसिंग वेट्स एंड देन पैसेंजर. तो आपके पास पैसेंजर और पैसेंजर कार दोनों का वेट मिलाएं तो व्हाट इज द mass of mass of this compartment together? It is 520 plus 80. तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 600 kg. और आपके पास ये जो कंपार्ट बैलेंसिंग वेट है इसका मैस आपके पास कितना है? मैस इज इक्वल्स टू 640 kg. अब उसने ऊपर एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि द बैलेंसिंग वेट फॉल्स एज द पैसेंजर राइज. तो ये उसको ऊपर लेके जा रहा है, सॉरी, जहां से ये इसको किधर को लेके जा रहा है? अपवर्ड. सो व्हेन दिस मूव्स अपवर्ड दिस मूव्स डाउनवर्ड. तो ये आपका m1 हो गया, ये आपका m2 हो गया. आपको याद होगा मैंने आपको एक इक्वेशन बताई थी. आपको यहाँ पे बताना है कि व्हाट इज एक्सेलरेशन. क्या बताना है आपको? कि व्हाट इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ दैट. तो आपको एक्सेलरेशन के लिए आप बता जरा मैंने क्या सिखाया था. एक इक्वेशन मैंने बताई थी. एक्सेलरेशन इज m1 m1 minus minus m2 g divided by m1 plus m2. just put the values. मैंने आपको सिर्फ यहाँ में ये मसला होगा कि where is the m1. तो m1 आपका 640 है माइनस m2 आपका कितना है? 600 है into value of g is 9.81. okay, and divided by 640 plus 600. तो जरा कैलकुलेशंस करके बताइए क्या आंसर आएगा आपका. यस यस, क्या आंसर आया? 0.31 0.32 बोल के. 0.32 इज इट? यस सर. ये आपके पास आ गया. सो ये बेसिकली मेरे पास कुछ यानी अब वो जो हमने टॉपिक पढ़ा था उस टॉपिक से बिल्कुल रिलेटेड कॉन्सेप्ट हमारा आ गया. फिर कह रहा है कि सिलेंड्रिकल block has a wood has a cross section area of A and W, weight W. The total immersed in the water with its axis vertical. The block experiences a thrust PT and PB, pressure at the top and pressure at the bottom, at its top and the bottom surface respectively. Which expression gives is equals to upthrust of the block. तो अब आप मुझे बताइए अपथ्रस्ट किसके बराबर होता है? अपथ्रस्ट इज इक्वल्स टू डिफरेंस ऑफ प्रेशर टाइम्स एरिया, isn't it? तो Yes, sir. अब प्रेशर और डिफरेंस ऑफ प्रेशर क्या है? प्रेशर एट द बॉटम माइनस प्रेशर एट द टॉप टाइम्स area. So your option C is correct. Clear है? Yes, sir. Okay. Oh, great. Yes, go through this question. कह रहा है कि pendulum bob
is held stationary by a horizontal force H. The three forces acting on the bob are shown in diagram. आपके पास टेंशन है, वेट है और एच है एंड एंगल इज 30 डिग्री. द टेंशन इन द स्ट्रिंग ऑफ द पेंडुलम इज टी. द वेट ऑफ द पेंडुलम बॉब इज डब्ल्यू एंड विच स्टेटमेंट इज करेक्ट. तो आप मुझे यहां से ये बताइए कि व्हेन आई विल रिजॉल्व दिस कंपोनेंट्स, तो रिजॉल्विंग में आपको किस किस डायरेक्शन में कंपोनेंट्स मिलने चाहिए. यस, इफ आई रिजॉल्व द टेंशन, एक क्वेश्चन आएंगे. ये आ गया तो आपका एक टेंशन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये आपके पास आ गया टेंशन का वर्टिकल कंपोनेंट. इज इट यस ओके. तो अगर हम इसको लिखें तो व्हाट विल बी डन, दिस h इज इक्वल टू t का cos 30, that is corresponding h, and this weight is corresponding t का sin 30, isn't it. तो आपका h Yes, जो है sir. वो t cos 30 है और weight आपका t sin 30 है. सो यस, कौन सा ऑप्शन सही बन रहा है इसमें, तो दो ऑप्शन नजर आ रहे हैं मुझे. which statement is correct. तो h is t cos 30, तो h is t, oh no no no, sorry, it is wrong. आपका एंगल यहाँ पे है तो दिस वुड बी t sin 30. एंगल के सामने वाली साइड हमेशा साइन होती है और एंगल के साथ वाली जो साइड होती है वो कॉस होती है. तो ये t cos 30 आपका ये हो गया. तो इसका मतलब ये हो गया कि योर वेट इज t cos 30 एंड योर h इज t sin 30. अब बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा. ये सी होगा. Yes. Is it clear? Sir. Okay. Oh, yes. An excellent question. क्या mass of a 1.2 kg mass is supported by a person's hand and 2 Newton meters as shown in figure. ठीक है, सही. आपके पास दोनों न्यूटन मीटर्स के ऊपर रीडिंग है. दिस इज शोइंग यू 4 न्यूटन एंड दिस इज शोइंग यू 3 न्यूटन. इज इट. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको यहाँ पे शो करूं तो आई कैन से वन फोर्स इज दिस वे, द सेकंड फोर्स इज दिस वे. ठीक है, और थर्ड फोर्स आपके पास वेट है, उसके ऊपर भी हम लोग बात कर लेते हैं, लेकिन मैं पहले इसके रिजॉल्विंग पे आ जाऊं. तो दिस एंगल इज योर 53 डिग्री, दिस एंगल इज योर 37 डिग्री. इन दोनों को मिलाए तो आपका आंसर 90 आ रहा है, नहीं आ रहा, आ रहा है ना. Yes, sir. 90 है. 90 आ रहा है. तो इसका मतलब ये हुआ कि इफ आई से दैट व्हाट विल बी द वेट एक्टिंग डाउनवर्ड, ये उसने दिया भी हुआ, वैसे ज़रूरत नहीं है ये सारा झंझट करने की, बट उसने वेट दिया हुआ है. तो मैं ये कह सकता हूँ कि आपके पास जो वेट होगा ना इसका, ये कंपोनेंट है, इट इज़ बेसिकली ये इन दोनों स्प्रिंग्स का रिजल्टेंट फोर्स है. ये स्प्रिंग का क्या है, रिजल्टेंट टेंशन है. तो अगर हम टेंशन रिजल्टेंट टेंशन फाइंड कर लेते हैं तो व्हाट डू यू सजेस्ट. ये आपके पास 3 है, ये आपके पास फिर 4 हो गया. एम आई राइट. अगर हम Yes. राइट एंगल ट्राइंगल पे बात करें तो अगर आपके पास ये एंगल 53 है तो ये एंगल भी आपका 53 होगा. अगर ये 37 ये 53 तो ये आपका एंगल 90 बनेगा ना. Yes, sir. गॉट इट. Yes, तो sir. अगर 90 एंगल बन रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सामने वाला है ये हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम से आ जाएगा. हाँ, ये है 5 ना. हो जाएगा फिर. यस. तो दिस इज योर 5 न्यूटन. ये आपके पास कितना हो गया, 5 न्यूटन. तो मैं बेसिकली यहाँ पर जिस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको ड्रॉ किया था मैंने, दैट वाज नाउ योर वेट इज डाउनवर्ड, वेट इज डाउनवर्ड.
अपवर्ड आपके पास कितना आ गया 5 न्यूटन, डाउनवर्ड आपके पास कितना है 12 न्यूटन। 12. तो इस बंदे ने इसको होल्ड किया हुआ है, व्हेन दिस सपोर्ट विल बी रिमूव्ड वेट विल बी एक्टिंग डाउनवर्ड, है ना। Yes sir. तो जो रिजल्टेंट फोर्स डाउनवर्ड लगेगी, नाउ टोटल रिजल्टेंट फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन इज वेट माइनस नेट टेंशन। तो ये आपका उसके आ कि 12 माइनस 5 इट इज 7 न्यूटन। तो 7 न्यूटन की रिजल्टेंट फोर्स इस पे लग रही है। सो नाउ इट्स क्वाइट इजी टू कैलकुलेट F इज इक्वल्स टू M में हमने लगाना है। तो जब आप लोग रिजल्टेंट एक्सेलरेशन निकालेंगे, योर A विल बी इक्वल्स टू F डिवाइडेड बाय M, F डिवाइडेड बाय M। तो अब आपके Yes. पास इधर से इंजेक्शन लगा, पीछे से लगा, इधर से पूछ। ओके 7 न्यूटन डिवाइड बाय मास कितना हो जाएगा आपके पास, मास आपका हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 9.8, एम आई राइट। तो क्या आंसर आया, कैलकुलेटर है, मैं कैलकुलेशंस करूं। ये 5.86 सेंटीमीटर पर सेकंड. यस 6 meters per second square is the acceleration। ये बात क्लियर है। ये सकते हैं. ओह गुड। तो ये बेसिकली आपके पास इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं ये पूछे जाते हैं, और अच्छे क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे, स्पेशली दिस वाज वेरी गुड क्वेश्चन। फिर उसके बाद आपके पास ओके ये वाला क्वेश्चन आप रिजॉल्विंग वाला देख लीजिए, एंड दिस वन, दीज आर 2 क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को देखें तो कह रहा है द डायग्राम शोज अ रोप ब्रिज दैट स्टूडेंट मेक्स ऑन एन एडवेंचर ट्रेनिंग कोर्स। ये हमारे यहाँ की बात नहीं है। द स्टूडेंट हैज वेट W, which formula of gives the tension in the rope। तो टेंशन के लिए आपका कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे वैलिड है, बता सकते हैं मुझे। शाबाश। देखो आपके पास ना एक रोप के ऊपर टेंशन की डायरेक्शन ये है, एक डायरेक्शन ये है, और अगर आप देखें तो वेट डेफिनेटली इस बंदे का डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा ना। Yes. ओके तो अगर हम इसको देखें तो ये आपका वेट हो गया। अब वेट बेसिकली किसके बराबर है, लेट्स रिजॉल्व दिस इनटू कंपोनेंट्स। इट इज योर टी साइन थीटा। इन द सेम वे दिस गोज टी साइन थीटा, तो ये आपके पास टी साइन थीटा हो गया। टी साइन थीटा दे आर एडेड टुगेदर इन द अपवर्ड डायरेक्शन। आपके पास जो टोटल अपवर्ड फोर्स है, इफ आई कंसीडर दिस एज अ पॉइंट मास, यानी एक बंदा कंसीडर कर लो, सो इट इज 2 टी साइन थीटा एंड डाउनवर्ड फोर्स इज वेट। तो अगर ये भाईजान इक्विलिब्रियम में है तो लॉजिकली आपके पास क्या होना चाहिए, वेट शुड बी इक्वल टू 2 टाइम्स द टेंशन, है ना। Yes. 2t sin थीटा होना चाहिए, एंड नाउ टेंशन विल बी इक्वल्स टू वेट divided by 2 sin theta। yes, so which option is correct, अभी B। ठीक है ओके ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए। इसके ऊपर मैं आपके ऊपर चॉइस छोड़ता हूँ। लेट्स से ये लीजिए, द ऑप्शंस आर इन फ्रंट ऑफ यू। अभी ऑप्शन नहीं आया, सॉरी ऑप्शन, यस ये तो बहुत छोटा हो जाएगा, काफी बड़ा क्वेश्चन है। अब देखो पढ़ा जा रहा है। ये सब है. ओके तो आपकी राय में क्या ऑप्शन है, आई एम शोइंग यू टी एज वेल। अच्छा ये होना चाहिए. ए होना चाहिए, वाई। सही, क्योंकि डेंसिटी से फर्क नहीं पड़ना चाहिए. ये प्रेशर जितना होगा इन पे इक्वल प्रेशर होगा, क्योंकि इनकी जो वो है हाइट भी सेम है और डेप्थ भी वो
एग्जैक्टली तो जो आपकी अपथ्रस्ट होती है ना, क्या उसमें डेंसिटी नहीं होती? डेंसिटी होती है यस ना? सर, यस सर। ओके, डोंट वरी, आपने सही बोला है, बट दिस डेंसिटी इज नॉट द डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, दिस इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड। डर क्यों जाते हो? टीचर ऐसे ही करते होते हैं, ठीक है? जी सर। ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड है। तो आपके पास उसने हमें डेंसिटीज ऑफ ऑब्जेक्ट दी हुई हैं, जो मर्जी आप ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लेस कर दो, तो अपथ्रस्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। गॉट इट? वेरी गुड। यस सर। ऑब्जेक्ट यानी अपथ्रस्ट is independent of object's density, that's it, so they would have same upthrust। ठीक है ना, बात क्लियर हो गई? यस सर, क्लियर। यस, इस तरह आगे में एमसीक्यूज हैं कुछ और भी आपको मैं हैंड ओवर करूंगा ये वर्कशीट। सो हम लोग इसको ट्राई कर सकते हैं, मेरा ख्याल है इट वुड हेल्प यू आउट। क्लियर? यस सर, क्लियर। ठीक है, ये इसके फोर्सेस के एमसीक्यूज हैं, फिर थोड़ा सा और मैं आपको हेल्प आउट कर दूंगा। नेक्स्ट इट वुड बी मोमेंटम एमसीक्यू, सारे के सारे मोमेंटम के आ जाएंगे, मोमेंटम का टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, देन वी विल सॉल्व दोज मोमेंटम एमसीक्यू। ठीक है, सर, ओके सर। ओके मेरा बेटा, ठीक, सर। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।